हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, और आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल लेक्चरिंग क्लासेस के अंदर। डियर स्टूडेंट, कुछ दिनों से आपका लेक्चर अपलोड नहीं किया रहा था, तो उसके लिए कुछ सॉरी भाई कि ऐसे तो कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से आपका लेक्चर अपलोड नहीं किया जा रहा था। तो देखो स्टूडेंट, अब शायद हो सकता है आगे से ऐसा कुछ ना हो। बस अब देखो बिना कुछ देरी के स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 6 अप्लाइड मैकेनिक्स में, जिससे हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ पॉलीगॉन फोर्सेस के बारे में। क्या आखिरकार बल बहुभुज का नियम क्या होता है डियर स्टूडेंट। तो देखो मैंने आपके लिए पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया हुआ कुछ ना कुछ लॉ ऑफ पॉलीगॉन फोर्सेस के बारे में। तो ध्यान रखना, देखो जो भी बताया होगा उसे नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, अच्छी बात है। नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से बताऊंगा, उसके अंदर से कर लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो बिना कुछ देरी करते हुए लॉ ऑफ पॉलीगॉन फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कुछ एक बच्चे की प्रॉब्लम आई है, सबसे पहले उसे बताया जाएगा, उसके बाद लॉ ऑफ पॉलीगॉन फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बिना कुछ देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत मजेदार होगा, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो एक न्यूमेरिकल दे रखा है, उसमें एक बच्चे ने पूछा है कि 100 न्यूटन के भार को 6 मीटर तथा 8 मीटर लंबी दो डोरियां संभाले हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट। यानी 100 न्यूटन का एक वेट है जिसके लिए दो रस्सियों द्वारा सहारा गया है। कितनी कितनी मीटर लंबी है? 8 मीटर और 6 मीटर लंबी है, ठीक है। प्रत्येक डोरी का एक सिरा जो भार से बंधा है तथा उनके दूसरे सिरे एक ही क्षैतिज रेखा पर 12 मीटर की दूरी पर समदूरस्थ से बंधे हुए हैं। यानी देखो उसने कहा है कि यानी दो डोरी है। क्या है? दो डोरी है, ठीक है। एक ऐसे करके गई, ज्यादा नहीं चलेगी, ठीक है। इसके बाद ये दोनों ही दूरियों के बीच की दूरी कितनी है? 12 मीटर है दोनों बिंदुओं की। इससे इन सिरे से क्या लटका हुआ है? वेट लटका हुआ है। ये 8 मीटर मान ली, ये 6 मीटर मान ली। अब देखो 12 8 6, ये कोई एक समकोण त्रिभुज की भुजा थोड़ी नहीं होती है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री तो होगा नहीं स्टूडेंट्स। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हमने देखा 12 का वर्ग करके देखो, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करो, शेष दोनों भुजाओं के यदि योग के बराबर आ गया तो समकोण त्रिभुज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। 12 का वर्ग कितना होता है? 144। 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, ये कितना हो गया? ये तो 100 ही हुआ बस। और 140 का मतलब समकोण त्रिभुज तो नहीं है, यानी केवल ओनली ट्रायंगल बनना है, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। इसका मतलब इसकी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इनमें से कोई सा भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां तक समझ में आ गया होगा आपके। तो इसने कहा है तो डोरियों में तनाव ज्ञात करके चलना है कि आखिरकार डोरियों में तनाव कितना होगा, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। देखो अब ये कम करो, इस वाले के लिए ऐसे करके मान लो, इस लाइन के लिए पीछे मान लेंगे, ऐसे करके बढ़ा लो, ठीक है। यानी इस वाली डोरी में तनाव मान लिया T1, इस वाली डोरी में तनाव मान लिया T2, है ना। ये वेट है ये 100 न्यूटन का। तो यहां से ऐसे करके एंगल ले लिया। देखो अब क्या करेंगे, इस वर्टिकल लाइन से, इस वर्टिकल लाइन से हमने यहां से एंगल मान लो अल्फा, यहां से एंगल मान लो बीटा, ये अपनी ओर से मान के चल रहे हैं, क्योंकि ये वाले एंगल जो मानेंगे, इन वाले एंगलों को मान निकालेंगे या लामिस थ्योरम लगाने का। सर हमारे ये पता होना चाहिए आखिरकार इनके बीच का एंगल कितना है। अरे यार जब R1 T1 और T2 रखेंगे, ऐसे रखेंगे, तो इसके बीच का एंगल कहाँ से आएगा, यही चीज तो पता होनी चाहिए। तो मैंने कहा ऐसा करो, इस वाले से एंगल, इस लाइन को वर्टिकल लाइन ले लो एक, वो वर्टिकल लाइन से इधर को एक अल्फा मान लो, इधर को बीटा मान लो, या इधर को अल्फा मान लो, इधर को बीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो यानी मैंने दोनों साइड में क्या, यानी वर्टिकल लाइन से आधा इधर को अल्फा मान लिया, बीटा इधर को मान लिया, ठीक है। अब देखो यहां तक आई होगा, आपकी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स एक बात बताओ मुझे, ये वाला एंगल फिर कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना होगा? अरे ये पूरा कोण कितने का होता है? 90 का होता है कि नहीं होता? तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे ये हमारे लिए अल्फा पता है, तो ये 90 माइनस अल्फा ही तो रह जाएगा। ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा होगा कि नहीं होगा? ये कोण तो बराबर बराबर होंगे। इसी प्रकार ये भी कितना हो जाएगा? 90 माइनस बीटा। ये 90 माइनस बीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 माइनस बीटा। आई होप आपकी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा यहाँ तक तो, ठीक है।
अब देखो यही तो करते हैं हम। इसे मान लो ये वेट हो गया, ये T1 हो गया, ये आपका T2 हो गया। T1 और T2 के बीच का एंगल कितना है, अल्फा प्लस बीटा। इन दोनों का योग ही तो आएगा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। अब W और T1 के बीच का एंगल कितना, देखो यहाँ से यहाँ तक का तो 90 है, 90 प्लस के इतना और है, तो 90 माइनस अल्फा और है, कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। इसके बाद ये वाला कितना हो जाएगा, फिर सेम टू सेम ये भी आ जाएगा 180 माइनस बीटा। क्यों, क्योंकि 90 प्लस के 90 माइनस बीटा, यही तो आ जाएगा। समझ में आ गया होगा अब तो आपके। तो अब इस चीज को क्या करेंगे, लामे फिर में से लगा दो, फिर क्या है, लामे फिर में लगाएंगे, देखो कितना आएगा, T1 बट्टे साइन 180 माइनस बीटा। तो T1 के पीछे का एंगल कितना, साइन 180 माइनस बीटा है, इक्वल टू T2 अपॉन के, इसके पीछे का एंगल कितना, साइन 180 माइनस अल्फा, साइन 180 माइनस अल्फा इक्वल टू W अपॉन के, इसके पीछे W है, इसके पीछे का एंगल साइन अल्फा प्लस बीटा। तो लगाएंगे T1 अपॉन के साइन 180 माइनस बीटा, साइन बीटा, T2 अपॉन के साइन अल्फा इक्वल टू W का मतलब कितना, 100 न्यूटन अपॉन की साइन अल्फा प्लस बीटा। आई होप आपके क्वेश्चन ही अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ तक तो डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसमें लगाऊंगा कोसाइन रूल। क्यों मैं ये कोसाइन रूल क्यों लगेगा, साइन रूल क्यों नहीं लगेगा, अरे ये बताओ, अल्फा साइन बीटा से कोई वैल्यू थोड़ी निकल के जाएगी। इसके अंदर सामने की भुजा हमारे लिए क्या पता है कितनी दूरी पर काट रहा है, तो इस चीज की वैल्यू नहीं निकाल सकती ना। हाँ, अगर ये कोण पता है तो कोसाइन रूल से लग सकता है, यानी शेष तीनों भुजा पता है, तो इससे हमारे cos अल्फा का मान निकल सकता है, cos 90 माइनस अल्फा का। और आप जानते हैं cos 90 माइनस अल्फा इक्वल टू कितना होता है, साइन अल्फा होता है। तो वहां से हमारे किसकी वैल्यू निकल के आएगी, साइन अल्फा की। ऐसे निकल के आएगी साइन बीटा की, ऐसे निकल के आएगी फिर इसकी। समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो क्या करेंगे, लगाओ कोसाइन रूल से, देखो लगाएंगे कितना है, cos 90 माइनस अल्फा। इसके सामने की जो भुजा होती है हमेशा वही तो घटती है वर्ग करके, ठीक है। बाकी सब तो ऐड होती है, 12 का स्क्वायर प्लस के 8 का स्क्वायर माइनस के 6 का स्क्वायर अपॉन क्या जाएगा 220, 2 इंटू 12 इंटू 8, यही तो आ जाएगा। तो 12 का वर्ग कितना होता है 144 प्लस 68 64 36, ठीक है। तो आएगा 2 इंटू 12 इंटू 8, cos 90 माइनस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। तो ये कितना हो जाएगा, मैं एक मिनट मोबाइल ले लिया अपना, करो देखो कितना आ गया, 144 प्लस 64 माइनस 36 डिवाइड बाई यह आएगा 0.895, ठीक है स्टूडेंट्स। साइन अल्फा की वैल्यू इतनी निकल के आएगी। अब देखो ऐसे निकालेंगे, इस वाले में देखो कि cos 90 माइनस बीटा लगाएंगे, cos 90 माइनस बीटा इक्वल टू लगाएंगे, देखो कितना आएगा, देखो cos 90 माइनस बीटा का इसका मतलब इसके सामने ये वाली भुजा आ रही है, तो यानी हम कहेंगे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसके सामने भुजा कौन सी, यही तो आ रही है, तो इसका मतलब ये वाली भुजा घटेगी, बाकी भुजा तो ऐड होगी, 12 का स्क्वायर प्लस के 6 का स्क्वायर माइनस के 8 का स्क्वायर अपॉन का आएगा 2 इंटू 12 इंटू 6, 12 का वर्ग 144 प्लस के 36 माइनस के 64, ये आएगा 2 इंटू 12 इंटू 6, 144 है 36 36 50 37 180 माइनस 64 116 डिवाइड बाई 24 इंटू 6,
ये आया स्टूडेंट 0.805। ठीक है स्टूडेंट, कॉस अल्फा की वैल्यू निकल के आ गई। अब देखो ऐसे निकालेंगे हम साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी इस वाली वैल्यू निकालेंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होगा, इसके सामने एक भुजा यही तो आ रही है, इसका मतलब ये वाली भुजा घटेगी और बाकी दोनों भुजा क्या होंगी, ऐड होंगी। तो 8 का स्क्वायर प्लस के 6 का स्क्वायर माइनस के 12 का स्क्वायर अपॉन के कितना जाएगा, 2 इंटू 8 इंटू 6, तो 2 इंटू 64 प्लस के 36 माइनस के 144। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक मिनट पानी पी लूंगा। है ना स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। देखो तो 2 इंटू 8 इंटू 6 कितना जाएगा, तो 6 के 12 में 96। तो अब देखो इसका मान कितना आएगा, 64 और 36 कितने होते हैं, 70 से 100, 100 में नहीं माइनस के 44 बट्टे 96, यही तो आएगा। तो स्टूडेंट ये आएगा माइनस के 44 बट्टे 96 आ गया कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा अच्छे से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये वीडियो को पुश करके लिंक उतार सकते हो। ठीक है, अब देखो माइनस में वैल्यू की ध्यान रखना, समझ में आ गया। तो वो मैं कुछ साइड में वैल्यू लिख लेता हूँ जिससे मुझे याद रहेगा, मैं यहाँ पर कर दूंगा। ठीक है, तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी निकल गई है, 0.895, और साइन बीटा की वैल्यू कितनी निकली है, 0.805। इसकी इतनी है ये। अब देखो इसी में डाल देता हूँ। ठीक है, देखो कितना आएगा, क्योंकि इसके बराबर तरफ नहीं पड़ेंगी। इसी रख कर देता हूँ डायग्राम को। तो ठीक है, डायग्राम तो आपके समझ में आ गया होगा। अब डायग्राम को रख कर देते हैं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। देखो अभी मेरे पास cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, लेकिन हमारे पास चाहिए किसकी, sin अल्फा प्लस बीटा की। तो आप जानते हो कि sin अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, इसे ना लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस के cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अरे ये बात तो जानते हैं, 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या sin स्क्वायर थीटा, या sin स्क्वायर sin थीटा इक्वल टू ना अंडर रूट 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस के cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान, cos अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, माइनस के 44/96 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आएगा अंडर रूट 1 माइनस के, इसका देखो मान निकाल लो, तो आएगा 44 इंटू 44, ये तो हो गया 1936, और 96 इंटू 96 नीचे हो गया 9216। इसका एलसीएम लोगों लेंगे तो कितना आएगा, 9216 माइनस 1936 अपॉन के 9216। ठीक है स्टूडेंट्स, तो माइनस के 1936 ऊपर बच गया अंडर रूट में 7280 अपॉन के 9216, 7280, ये तो आएगा स्टूडेंट्स 85 पॉइंट, ऊपर वाले का 85.33 लिख लो। ठीक है, इसके बाद अंडर रूट 16, नीचे वाले का आ रहा 96। ठीक है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा तो 85.33 डिवाइड बाई 96, तो ये आएगा आंसर 0.88। ठीक है स्टूडेंट, साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अब क्या है, अभी किसके बाद इन सही वैल्यू को उठा के हम किस में रख लेंगे, इसमें रख लेंगे। देखो कितना आएगा, T1 अपॉन की साइन बीटा इक्वल टू 100, इसी के बराबर तो रखते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा, T1 इक्वल टू 100, साइन बीटा इधर को पहुंच जाएगा अपॉन के साइन अल्फा प्लस बीटा 100। साइन बीटा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स,
साइन बीटा की वैल्यू आई थी 0.805 अपॉन इसकी कितना है 0.88। तो 100 इंटू 0.805 डिवाइड बाई 0.88। तो एक आंसर आ रहा होगा रिएक्शन इसका T1 इक्वल टू 90.65 न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट्स, एक आंसर तो ये आ गया। इसके बाद रखेंगे ऐसे ही T2 अपॉन के साइन अल्फा इक्वल टू वैल्यू कितनी लिख रही है 100 अपॉन के साइन अल्फा प्लस बीटा। तो T2 इक्वल टू कितना आएगा 100 इंटू साइन अल्फा अपॉन के साइन अल्फा प्लस बीटा। तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है देखो इसमें करेंगे 100 इंटू साइन अल्फा की वैल्यू कितनी थी 0.895 0.895 डिवाइड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0.88 इसका मान आ रहा होगा T2 इक्वल टू 100.78 न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा आपके। आई होप आपके क्वेश्चन देख लेना, आंसर इसका सही है बिल्कुल नहीं है। आप ये पता नहीं देखता हूँ कौन सा क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर लिख रहा है शायद ये 27 नंबर क्वेश्चन है डियर। ठीक है, आज वीडियो का लेकिन पहला न्यूमेरिकल है। आई होप आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ काफ़ी दिन बाद पढ़ने को मिल रहा होगा तो वैसे ही दिमाग आप लोगों का खाली हो चुका होगा, कुछ तो लोड पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो देखो अब बात करते हैं आगे कि आखिरकार लॉ ऑफ पॉलीगॉन फोर्सेस क्या होता है। ठीक है, तो देखो पहले इसे मैं रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करना है। यार आप इतने सारे वीडियो देखते हो, इतने सारे अच्छे भी आते हैं, लेकिन लाइक देखते हैं तो लाइक का 4 या 5 कम से कम यार लाइक तो कर दिया करो कम से कम। जब बोलता हूँ तो कुछ अगर आप लाइक नहीं करोगे तो ऐसा लगता है कि यार इंटरेस्टेड नहीं है। तो उस चीज़ से देखो ऐसा होता है, लाइक से होता कुछ नहीं है, बस इतना होता है कि अपना मोटिवेशन होता रहता है। हमारे लिए अच्छा लगता है कि कम से कम बच्चे के लिए अच्छा लग रहा है तो इस वजह से बच्चा भी लाइक कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से वीडियो कम से कम देखा करो तो लाइक जरूर कर दिया करो। ठीक है, देखो आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन के लिए। देखो ध्यान रखना, बल बहुभुज का नियम अधिकतर कुछ पेपर के अंदर पूछा भी जाता है, तो इस वजह से ध्यान से सुनना क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, लिख देता हूँ। लॉ ऑफ पॉलीगॉन फोर्सेस, बल बहुभुज का नियम। ध्यान रखना इसके दो रूप होते हैं। अभी मैं बात करूंगा फर्स्ट रूप की। अब मुझे ये याद नहीं है मैंने आगे का पिछले लेक्चर में आपके लिए कौन से रूप बारे में बता दिया, मैंने देखा नहीं था। ठीक है, मतलब आपका लेक्चर नहीं देखा पिछला भी बता देता, नहीं तो कौन सा बता दिया उसमें, कोई बात नहीं, नहीं देखा तो लिख लेना, जो कोई सा हो उसमें से पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो बल बहुभुज का पहला रूप क्या कहलाता, क्या रूप क्या कहता है। एक मिनट किसी कॉल आ रही है। देखो ध्यान से सुनना है कि बल बहुभुज का नियम क्या कहता है। वही पहला रूप क्या कहलाता है कि यदि किसी वस्तु पर कार्य कर रहे अनेक बल, किसी वस्तु पर कार्य कर रहे अनेक बलों को परिमाण व दिशा के साथ एक बंद बहुभुज की भुजाओं पर दर्शाया जाए तो ये तीनों बल ये सभी बल क्या होते हैं, साम्य अवस्था में होते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं। डियर समझ में आइए, दोबारा से रिपीट करो, ध्यान से सुनना है। देखो इससे पहले देखो ये बात होती है कि ऐसे मैंने आपके लिए समांतर चतुर्भुज का नियम कराया था सबसे पहले, उसके अंदर कितने फोर्स थे, 2 थे। इसके बाद
लामित पे मैं बताई थी उसके अंदर 3 आ गए थे, लेकिन अब ज्यादा होंगे, 3 से क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो उन चीज के लिए सॉल्यूशन करने के लिए किसका यूज किया था, लॉ ऑफ पॉलीगॉन फोर्सेस का यूज किया था। ठीक है, तो देखो बात करते हैं कि जब किसी वस्तु पर एक साथ अनेक बल कार्य करते हैं, तो जब किसी वस्तु पर अनेक बल इस प्रकार कार्य करें कि प्रत्येक बल को क्रमानुसार ली गई, प्रत्येक बल को परिमाण व दिशा के साथ एक बंद बहुभुज की भुजाओं पर दर्शाया जाए, तो ये सभी बल किस अवस्था में होते हैं, साम्य अवस्था में होते हैं। डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना है कि यानी कि जब किसी वस्तु पर कार्य कर रहे अनेक बलों को, जब किसी वस्तु पर कार्य कर रहे अनेक बलों को परिमाण व दिशा के साथ एक बंद बहुभुज की क्रमानुसार ली गई भुजाओं पर दर्शाया जा सके, तो ये तीनों बल, तो ये सभी बल साम्य अवस्था में होंगे। समझ में आ गया? तो एक और बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना है कि जब किसी वस्तु पर कार्य कर रहे अनेक बल, किसी वस्तु पर कार्य कर रहे अनेक बलों को परिमाण व दिशा के साथ एक बंद बहुभुज की क्रमानुसार ली गई भुजाओं पर दर्शाया जाए, तो ये सभी बल किस अवस्था में होती हैं, साम्य अवस्था में होते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं। इसे ही कहते हैं बल बहुभुज के नियम का पहला रूप कहते हैं। डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया? मैं लिख रहा हूं, देखो ध्यान से सुन, देखना। इस नियम के अनुसार इस नियम की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, पूछा जाता है अधिकतर। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य कर रहे अनेक बलों को परिमाण व दिशा के साथ, मैग्नीट्यूड एवं डायरेक्शन के साथ, ठीक है, दिशा के साथ एक बंद बहुभुज, क्लोज पॉलीगॉन, ठीक है, बंद बहुभुज की क्रमानुसार ली गई, यानी एक सीक्वेंस में, ठीक है, ली गई भुजाओं पर दर्शाया जाए, तो यह सभी बल साम्य अवस्था में होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसे ही बल बहुभुज का नियम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा? तो कोई ऐसे क्या हुआ, यानी बहुत से बल कार्य करेंगे, ऐसे करके कार्य कर रहा है, ऐसे करके कार्य कर रहा है, ऐसे करके कार्य कर रहा है, ऐसे करके कार्य कर रहा है। ये मान लिया हमने F1 है, ये आपका F2 है, ये आपका F3 है, ये F4 है, ये F5 है। आप कितनी मान सकते हो? पहले के लिए मान लिया ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है, और ये डार्क जाएगी बिल्कुल लाइन, ठीक है, एक सीक्वेंस F5 है, ऐसे करके, ठीक है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ पॉलीगॉन फोर्सेस कहते हैं, और इसका पहला रूप है ये ड्यूरेशन। ठीक है, समझ में आ गया आपको? देखो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना है, मेरे साथ साथ रिपीट करना, ठीक है। देखो, जब किसी, इस नियम के अनुसार जब किसी वस्तु पर कार्य कर रहे अनेक बलों को परिमाण व दिशा के साथ एक बंद बहुभुज की क्रमानुसार ली गई भुजाओं पर दर्शाया जाए, तो ये सभी बल किस अवस्था में होते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं, साम्य अवस्था में होते हैं। इसे ही कहती है लॉ ऑफ पॉलीगॉन फोर्सेस कहते हैं। डी समझ में आ गया होगा? आई होप। अब आपके लिए नेक्स्ट इसका सेकंड रूप बताता हूँ। मैंने ये बताया है, आपसे आगे वाला बताया होगा, कोई ना कोई एक रूप मैंने जरूर बता दिया है, ठीक है। तो देखो सेकंड रूप की बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। देखो इसे रब करता हूं, डायग्राम जरूर बनाना है, ठीक है। देखो समझ में आ गया होगा, अच्छा लग रहा होगा, केजी है। जल्दी से इस चैप्टर के ऊपर विराम लगाया जाएगा, काफी दिन हो गए चलते चलते। अब बात करते हैं इसके सेकंड रूप की, ठीक है। तो देखो सेकंड रूप क्या कहता है, ध्यान से सुनना है।
देखो यहाँ पर कैसा था, क्लोज पॉलीगन था, लेकिन सेकंड रूप में ध्यान रखना ओपन पॉलीगन होता है। ठीक है, तो यानी ध्यान से सुनना है कि जब किसी वस्तु पर कार्य कर रहे अनेक बलों को परिमाण व दिशा के साथ एक खुले बहुभुज की क्रमशः ली गई भुजाओं पर दर्शाया जाए तो बहुभुज को बंद करने वाली भुजा इन सभी बलों का परिणामी को दर्शाती है, जबकि उसकी दिशा अन्य सभी बलों की दिशा की क्या होती है, अपोजिट होती है, विपरीत होती है। इसे ही कहते हैं बल बहुभुज के नियम का दूसरा रूप कहते हैं। डियर समझ में आ गया होगा, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है कि जब किसी वस्तु पर कार्य कर रहे अनेक बलों को परिमाण व दिशा के साथ एक खुले बहुभुज की क्रमानुसार ली गई भुजाओं पर दर्शाया जाए तो ये सभी बल तो बहुभुज को बंद करने वाली भुजा अन्य सभी बलों के परिणामी को दर्शाते हैं, जबकि उसकी दिशा जो होती है अन्य सभी बलों की दिशा के विपरीत होती है। समझ में आ गया होगा, दोबारा से रिपीट करना, ध्यान से सुनना है कि जब किसी वस्तु पर कार्य कर रहे अनेक बलों को परिमाण व दिशा के साथ एक खुले बहुभुज की क्रमानुसार ली गई भुजाओं पर दर्शाया जाए तो इन बलों का परिणामी बहुभुज को बंद करने वाली भुजा द्वारा निरूपित किया जाता है, जबकि परिणामी की दिशा अन्य सभी बलों की दिशा के विपरीत होती है। डियर स्टूडेंट समझ में आ गया आपका, मैं देखो लिख रहा हूं, आप उसे नोट कर लेना। ठीक है, देखो दूसरा रूप है, ठीक है, जब किसी वस्तु पर कार्य कर रहे अनेक बलों को परिमाण व दिशा के साथ एक खुले बहुभुज की ली गई क्रमानुसार भुजाओं सीक्वेंस आर्म्स ऐसा है। ठीक है, क्रमानुसार भुजाओं पर दर्शाया जाए तो बहुभुज को बंद करने वाली भुजा अन्य सभी बलों के रिजल्टेंट यानी परिणामी को निरूपित करती है, दर्शाती है, डिनोट करती है। ठीक है, जबकि परिणामी की दिशा अन्य सभी बलों की दिशा के विपरीत होती है, अपोजिट होती है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। इसे ही लॉ ऑफ पॉलीगॉन कहते हैं। जैसे ऐसे करके यानी ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये फोर्स कार्य कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एंगल पर कार्य कर रहे होंगे। ऐसे मान लिया F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है, ये F5 है, तो ऐसे मान लिया ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। ठीक है, अभी तक तो ये ओपन है, ये F1 डाल दिया, ये F2 डाल दिया, ये F3 डाल दिया, ये F4 डाल दिया। ठीक है, अभी तक तो ये ओपन है। अब इसको जो बंद करेगी भुजा, ये तो मिलाएंगे से, तो इसकी दिशा जो होगी अपोजिट होगी, जिसे हम डाल देंगे R। ठीक है, जो इन सभी वालों का क्या दर्शा रही होगी, रिजल्टेंट को दर्शाती है। उसमें सभी लाइन कैसी होती है, डार्क होती है, इसमें एक लाइन डॉटेड होती है। यही अंतर पता चल जाता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। यानी जब किसी वस्तु पर कार्य कर रहे अनेक बलों को परिमाण व दिशा के साथ एक खुले बहुभुज की ली गई क्रमशः भुजाओं पर दर्शाया जाए तो बहुभुज को बंद करने वाली भुजा सभी बलों के परिणामी को निरूपित करती है, जबकि परिणामी की दिशा अन्य सभी बलों की दिशा के विपरीत होती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ पॉलीगॉन फोर्सेस कहती है। आई होप आपके समझ में आ गया डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखो
आज के लिए बस इतना ही डियर स्टूडेंट। देखो अगर आपके लिए कुछ और डाउट रहता है तो आप बता सकते हैं, तो कल के लिए टॉपिक आगे बढ़ाया जाएगा। कुछ तबीयत ठीक नहीं है बस, नहीं तो और आगे वीडियो उठाते हैं, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कल जरूर मिलेंगे। कल को लेकर नया टॉपिक कराया जाएगा, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकली बताए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने दो लॉ करा दिए, जो लॉ मैंने बताया लॉ ऑफ पॉलीगॉन फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।